गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में हमने GSTR 1 जो कि रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है वो हमने डिस्कस करा, और GSTR 3B हमने डिस्कस किया जो कि मंथली रिटर्न है बेटा। ठीक है, आज हम बेटा डिस्कस करेंगे बाकी रिमेनिंग रिटर्न्स, जिसमें से पहली है बेटा GSTR 4। बेटा ये जो GSTR 4 है ना, ये एक एनुअल रिटर्न है, मतलब बेटा एनुअल बेसिस पे सबमिट होगी, मंथली नहीं है। GSTR 1 और GSTR 3B दोनों मंथली रिटर्न्स हैं, जबकि GSTR 4 एक एनुअल रिटर्न है। किसको जमा करनी है बेटा एनुअल रिटर्न ये GSTR 4? रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो याद रखना बेटा GSTR 1 और GSTR 3B ये दोनों कॉम्पोजिशन पर्सन को नहीं भरनी है। ये देखो बेटा, GSTR 1 के लिए नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, और GSTR 3B पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम अदर देन पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब GSTR 1 और GSTR 3B ये कॉम्पोजिशन डीलर को नहीं भरनी है बेटा, ये कौन भरेगा? अदर्स। GSTR 4 बेटा कौन भरेगा? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पर्सन एंड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट। मतलब बेटा बताओ कौन? सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। तो याद रखना, या तो पर्सन हो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड, या पर्सन हो हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट, वो भरेंगे GSTR 4। अच्छा, अभी एक बात सुनना बेटा, however the above persons are required to pay tax quarterly, that is by 18th of the month succeeding the relevant quarter in form GST CMP 08। पता है बेटा, एक बात याद रखना, जो पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम है बेटा, या जो पर्सन है ऑप्टिंग टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट, मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स, बेटा उन्हें ना रिटर्न तो एनुअल बेसिस पे भरनी है। GSTR 4 ये तो एनुअल बेसिस पे भरनी है, लेकिन टैक्स की पेमेंट जो इन्होंने टैक्स देना है वो बेटा एनुअल बेसिस पे नहीं, टैक्स जमा होगा क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, तो याद रखना ये लोग रिटर्न तो भरेंगे एनुअल बेसिस पे साल की एक, लेकिन टैक्स साल में जमा होगा 4 बार क्वार्टर वाइज। और बेटा टैक्स जमा होता है फॉर्म नंबर GST CMP। बेटा CMP मतलब कॉम्पोजिशन 08। तो याद रखना रिटर्न इनकी जाएगी GSTR 4 में एनुअल बेसिस पे, लेकिन टैक्स की पेमेंट होगी GST CMP 08 में क्वार्टरली बेसिस पे। कब तक बेटा? बाय 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रेलिवेंट क्वार्टर। मतलब बेटा अप्रैल मई जून इस क्वार्टर की जाएगी 18 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर 18 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 18 जनवरी तक, जैन फेब मार्च 18 अप्रैल तक। पक्का बेटा? तो टैक्स की पेमेंट तो बेटा क्वार्टरली होनी है फॉर्म GST CMP 08 में, लेकिन रिटर्न की फाइलिंग बेटा एनुअल बेसिस पे होगी 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी बेटा 18-19 फाइनेंशियल ईयर की GSTR 4 कब तक जाएगी? 30 अप्रैल 19 तक। तो बेटा 3 बातें बताइए मैंने आपको। GSTR 4 ठीक है, इनकी क्या है? एनुअल रिटर्न। तो इनकी रिटर्न तो जाएगी एनुअल बेसिस पे GSTR 4 में। कब तक? 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 18-19 की GSTR 4 30 अप्रैल 19 तक जाएगी, लेकिन टैक्स की पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे होगी फॉर्म GST CMP 08 में। कब तक बेटा? क्वार्टर के बाद जो अगला मंथ आएगा ना,
उसकी 18 तारीख तक, यानी अप्रैल मई जून क्वार्टर के बाद अगला मंथ कौन सा है, जुलाई, उसके 18 तारीख तक, यानी 18 जुलाई तक। ठीक है बेटा। अच्छा, डिटेल्स क्या क्या आनी है बेटा, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। बेटा जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं, ठीक है, उनकी बेटा कंसोलिडेटेड डिटेल्स आएंगी, या जो इनवर्ड सप्लाईज हैं जिस पे यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, उसकी भी कंसोलिडेटेड डिटेल्स आएंगी। लेकिन बेटा जो इनवर्ड सप्लाईज है ना बेटा, उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स आएंगी। तो ये बात याद रखना, आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स या इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स जिस पे यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, उसकी तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स आएंगी। लेकिन जो बाकी इनवर्ड सप्लाईज हैं जिन पे रिवर्स चार्ज नहीं है, जो बाकी इनवर्ड सप्लाईज हैं, उनकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स आएंगी, चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे इंट्रा स्टेट हो, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन से हो, चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन से हो, एंड समरी ऑफ सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटी सीएमपी 08। मतलब बेटा जितना आपने टैक्स क्वार्टर वाइज पे करा है उसकी डिटेल आपको जीएसटीआर 4 में बेटा सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें याद करो, आउटवर्ड सप्लाईज या इनवर्ड सप्लाईज जिस पे रिवर्स चार्ज आता है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स। अदर इनवर्ड सप्लाईज जिस पे रिवर्स चार्ज नहीं है, उसकी बेटा इनवॉइस वाइज डिटेल, चाहे इंटर हो, इंट्रा हो, रजिस्टर्ड पर्सन से हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन से हो। प्लस बेटा इसके अलावा और क्या आएगा, जितना आपने टैक्स दिया है ना क्वार्टर वाइज जीएसटी सीएमपी 08 में, उसकी डिटेल्स आएंगी। ठीक है बेटा। फिर नोट कन्वर्जन ध्यान से देखना बेटा, कन्वर्जन फ्रॉम नॉर्मल स्कीम ऑब्लिक रेगुलर स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम। बेटा ये बात देखना जरा ध्यान से, इन सच अ केस द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट ऑब्लिक रिटर्न्स फॉर द प्रायर पीरियड till due date of furnishing of return GSTR 3B for the month of September of next financial year or date of filing of annual return GSTR 9 whichever is earlier। क्या मतलब हुआ बेटा, ये देखो ध्यान से बेटा, उसने कहा एक टैक्स पेयर है, एक पर्सन है जो पहले रेगुलर यानी नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड था, नाउ ही इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो पहले वो रेगुलर स्कीम में था, अब वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अब सुनना, इन सच अ केस द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट ऑब्लिक रिटर्न्स फॉर द प्रायर पीरियड टिल ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ। सुनना बेटा मेरी बात, देखो बेटा, कन्वर्जन फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम। ध्यान से सुनना जरा जो मैं कहूंगा, ये देखो बेटा, ये है 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 और ये है 31 मार्च 20। तो बेटा मैं 2 ईयर का केस डिस्कस कर रहा हूं, 18-19 और बचे 19-20। लिख लो बेटे, 18-19 और 19-20। अब सुनो बेटा, जो 18-19 है ना, उसमें आप रजिस्टर्ड थे अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब जो नॉर्मल स्कीम थी। ठीक है, और बेटा
1920 की अगर बात करूं, 1920 की अगर बात करूं तो बेटा आप रजिस्टर हो 1920 में किस में बेटा? कॉम्पोजिशन स्कीम में। आपको अच्छी तरह पता है ना कौन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, मुझे बताओ। करंट ईयर कौन सा है? 1920 बेटा। तो आप देखोगे पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, अगर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर आपका कितना है बच्चे? 75 लाख या 1.5 करोड़ तक, 18-19 का टर्नओवर आपका 75 लाख या 1.5 करोड़ तक है, तो 19-20 में यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। और आपको एक बात पता है बेटा, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है साल शुरू होने से पहले। मतलब मुझे 31 मार्च तक, 31 मार्च 19 तक रजिस्टर करना पड़ेगा बेटा। किसके लिए? फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। सब बेटा डिस्कस किया हुआ ये मैंने आपसे। तो चलो, क्योंकि मेरे पिछले साल का टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ से कम था, तो मैं रजिस्टर हो गया फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम 1920 के लिए। ठीक है। अब उन्होंने कहा, सुनो, अब उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने कहा इस पीरियड की 18-19 की, आप रेगुलर स्कीम में थे बेटा, इस पीरियड की रिटर्न्स, इस पीरियड की रिटर्न्स मैक्सिमम बेटा कब तक भरी जा सकती है? कौन से पीरियड की रिटर्न बेटा? जब आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड थे, इस पीरियड की रिटर्न आप मुझे बताओगे अपने आप। ये देखो बेटा, उसने कहा है इन सच अ केस द रजिस्टर्ड पर्सन will be required to furnish statements oblique returns for the prior period। बेटा prior period मतलब when you were registered under regular scheme till, अब सुनना ध्यान से बेटा, till, चलो बताओ मेरे को till क्या लिखा हुआ है? 2 मिनट, देखो क्या लिखा हुआ है? till due date of furnishing the return GSTR 3B for the month of September of next financial year। मतलब बेटा, मतलब आप 18-19 की रिटर्न्स, 18-19 की रिटर्न्स आप मैक्सिमम कब तक भर सकते हो? टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैं सितंबर 19 की बात कर रहा हूं, तो बताओगे जरा सितंबर 19 की GSTR 3B की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या होगी बेटा? आपको पता है GSTR 3B कब जाती है? बेटा आपको पता है, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है बेटा सितंबर की GSTR 3B, सितंबर 19 की, अगले साल के सितंबर की GSTR 3B बेटा कब तक जाती है? अगले महीने की 20 तारीख तक, तो 20 अक्टूबर 19। ठीक है। और क्या पूछा है? और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। बेटा कल याद करो, कल मैंने आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9 बताई थी। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9 बेटा 18-19 की जो GSTR 9 है ना, वो 19-20 में जाएगी 31 दिसंबर 19 तक। लेकिन बेटा नोटिस करो, उन्होंने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग नहीं कहा है, उन्होंने डेट ऑफ फाइलिंग कहा है। मतलब फाइल कब होनी चाहिए थी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कब हुई है दैट इज इंपॉर्टेंट। और फाइल हुई है बेटा 15 सितंबर 19 को। तो बेटा 20 अक्टूबर 19 और 15 सितंबर 19, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, यानी बताओ 15 सितंबर 19 तक आप रिटर्न्स क्या कर पाओगे बेटा? फर्निश कर पाओगे 18-19 की। मैं अभी बता देता हूं बेटा आपको। ये देखो, इस पे आओ अपने चार्ट पे, मुझे बताओ 18-19 की रिटर्न्स
आप बेटा मैक्सिमम कब तक फर्निश कर सकते हो? पहला है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 19, जो कि है 20 अक्टूबर 19। ये है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, GSTR 3B के फाइलिंग की ड्यू डेट। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 9, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग नहीं, डेट ऑफ फाइलिंग, और डेट ऑफ फाइलिंग है बेटा ये 15 सितंबर 19। ये है GSTR 9 के फाइलिंग की डेट। तो GSTR 3B की लेनी है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और GSTR 9 की लेनी है डेट ऑफ फाइलिंग। दोनों में से बेटा विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सा अर्लियर आ रहा है? ये वाला बेटा। इसका मतलब 18-19 की जो रिटर्न्स है ना बेटा, वो आपको कब तक जमा करनी पड़ेंगी? 15 सितंबर 19 तक आपको जमा करनी पड़ेंगी। कॉपी करो बेटे। करा बच्चे? आओ, इसके बाद है बेटा रिवर्स केस। सुनना आप ध्यान से, रिवर्स केस। एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम। तो आप एग्जिट कर रहे हो कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में बेटा। आओ, पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल बना के बताता हूं। ये देखो बेटे, केस है एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम। आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ रहे हो नॉर्मल स्कीम में। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे बेटा, आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ रहे हो नॉर्मल स्कीम में। ठीक है, मैं बेटा एग्जांपल आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। 18-19 में आप रजिस्टर्ड थे रेगुलर स्कीम में। ठीक है, 19-20 में आप रजिस्टर हो गए कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो मैं 19-20 से आगे चल रहा हूं। 1 अप्रैल 19 से बेटा 31 मार्च 20 से 31 मार्च 21। ठीक है बेटा, चलो बताओ। ये आपका 19-20, ये आपका 20-21। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। 19-20 में बताओ, पहले 19-20 में आप बेटा किस में रजिस्टर्ड हो? यहां पर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे। ध्यान से। अब बेटा अगर थोड़ा सा आपको कॉम्पोजिशन स्कीम जो हमने पढ़ी थी उसका आइडिया अगर आपको हो, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या था, ध्यान से एक बार सुनना। अगर आपके पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ तक है तो करंट ईयर में यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन करंट ईयर में जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ को क्रॉस किया ना, आपको एग्जिट करना पड़ेगा बेटा, कंपलसरी है, फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम। तो बेटा मेरा टर्नओवर समवेयर यहां पर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया 75 लाख / 1.5 करोड़ को। तो जैसे ही मेरा टर्नओवर एक्सीड किया 75 लाख / 1.5 करोड़ को, 1.5 करोड़ को, ये पता है कब एक्सीड करा बेटा? 1 नवंबर 19 को। तो बेटा मुझे कंपल्शन है बेटा, मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। और किस में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा? नॉर्मल स्कीम में। तो जैसे ही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में 75 लाख या 1.5 करोड़ को क्रॉस करेगा, मुझे बाहर आना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम से और रजिस्टर करवाना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में। चलो बेटा मैं बाहर आ गया।
अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हूं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या कहा है उन्होंने। आओ बेटा, ये देखो, उन्होंने कहा है आप कॉम्पोजिशन स्कीम से किस में आ रहे हो बेटा? रेगुलर स्कीम में। तो जीएसटी सीएमपी 08 जो था, ये कौन सा था बेटा? ये फॉर्म किस चीज का था? पेमेंट ऑफ टैक्स का। आपको पता है ना, कॉम्पोजिशन स्कीम में बेटा क्वार्टरली पेमेंट होती है टैक्स की। जीएसटी सीएमपी 08 इज टू बी फाइल्ड टिल 18th of the month succeeding the quarter in which date of withdrawal / cessation falls। तो बेटा सुनो सुनो जो मैं कहूंगा। बेटा एक बात बताओ, पहले मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में बेटा कब आया? 1 नवंबर को। ये कौन सा क्वार्टर है बेटा? ये नवंबर किस क्वार्टर में फॉल कर रहा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला ये क्वार्टर है ना? तो पता है उन्होंने क्या कहा? मेरी बात सुनना बेटा बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल बात। पहले मुझे बताओ ये वाला क्वार्टर बेटा शुरू कब हुआ था? ये 1 अक्टूबर 19 को शुरू हुआ था, यानी इस क्वार्टर का अभी एक ही महीना निकला था। इस क्वार्टर का एक ही महीना निकला था। उन्होंने कहा इस एक महीने के लिए अक्टूबर के लिए यू आर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। इस एक महीने में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे, तो इस एक महीने का जीएसटी सीएमपी 08 आपको फाइल करना पड़ेगा। इस एक महीने का जीएसटी सीएमपी 08 आपको फाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस एक महीने में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे। आप कॉम्पोजिशन स्कीम से 1 नवंबर को बाहर आए हो, तो एक महीने के लिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे। उस एक महीने का जीएसटी सीएमपी 08 आपको भरना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। मैंने पूछा कब? तो गवर्नमेंट ने कहा रूल वही चलेगा। जीएसटी सीएमपी 08 बेटा क्वार्टरली बेसिस पे जाता है। कब तक? क्वार्टर जब खत्म होगा ना, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 18 तारीख तक। ये क्वार्टर कब खत्म होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में खत्म होगा। तो कौन सी ड्यू डेट बनती है? 18 जनवरी। मतलब ये जीएसटी सीएमपी 08 आपको जमा करवाना पड़ेगा सरकार के पास। कब तक बताओ अपने आप? 18 जनवरी 2020 तक। मेरे ख्याल से बेटे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, पक्का? अच्छा, फिर उसने क्या कहा? फिर उसने कहा क्योंकि आप कुछ मंथ्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे। बेटा कितने मंथ्स में रजिस्टर्ड था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बेटा 7 महीने मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड था, तो 7 महीने की जीएसटीआर 4 भी आपको भरनी पड़ेगी। जीएसटीआर 4 टू बी फर्निश्ड टिल 30th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच विड्रॉल सेसेशन फॉल्स। तो बेटा इन 7 महीनों की, कौन से 7 महीनों की बताओ जरा, कौन से 7 महीनों की बेटा? अप्रैल से लेके नवंबर तक। बेटा इन 7 महीनों की जीएसटीआर 4 कितने मंथ्स की दोबारा बताओ? 7 मंथ्स की। कब से कब तक बेटा बताओ? 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक। 7 महीनों की जीएसटीआर 4 आपको बेटा जमा करवानी पड़ेगी, बिकॉज यू वर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। और क्या ड्यू डेट होगी? ड्यू डेट वही है बेटा, अगले साल की 30 अप्रैल, मतलब 30th अप्रैल 2020। ड्यू डेट चेंज नहीं हुई है, ड्यू डेट वही है। तो इन 7 महीनों की आपको जीएसटीआर 4 भी जमा करवानी पड़ेगी। तो ऑल्दो आप बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ गए हो, लेकिन जब तक कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तब तक के कॉम्प्लायंसेस तो आपको करने ही पड़ेंगे। आपको जीएसटीआर 4 भी भरनी पड़ेगी 7 महीनों की, और आपको जीएसटी सीएमपी 08 भी जमा करवाना पड़ेगा जब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो।
तो बेटा बात सिंपल है ना, मैं 7 महीने के लिए मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रहा तो 7 महीने के कॉम्प्लायंसेस तो करने ही पड़ेंगे ना बेटा। जीएसटीआर 4 भी भरनी पड़ेगी और जीएसटी सीएमपी 08 भी जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है बेटे, कॉपी कर लो इसे, चले आगे। बाकी बेटा वही बात है जो मैं ऊपर भी बताई थी, जीएसटीआर 3B and GSTR 4 needs to be filed even if there is no business activity during the period। मतलब नील की रिटर्न ही क्यों नहीं है बेटा, GSTR 3B जमा होगी ही होगी, GSTR 4 जमा होगा ही होगा, इवन दो लॉकडाउन की वजह से बेटे कोई बिजनेस एक्टिविटी उस पीरियड में आपने कंडक्ट नहीं करी है। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 और इवन जीएसटीआर 1 बेटा जमा होगी ही होगी, इररिस्पेक्टिव आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी उस पीरियड में कंडक्ट करी हो या नहीं। बताओ बेटा, समझ आया सबको? ये आपके जीएसटीआर 4 का केस था। बाकी बेटा अब छोटी छोटी बातें हैं, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब कुछ बेटे मिसलेनियस रिटर्न से, जैसे जीएसटीआर 5 तो आपको अच्छी तरह पता है बेटा, जो एनआरटीपी होता है, जो एनआरटीपी होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसे जीएसटीआर 1 भी नहीं भरनी है, उसे जीएसटीआर 3B भी नहीं भरना है, इवन जीएसटीआर 4 भी नहीं भरना है। एनआरटीपी के लिए कौन सा फॉर्म है बेटा? जीएसटीआर 5 है उसके लिए। ठीक है, और ये भी एक मंथली रिटर्न है बेटे। कब तक भरनी है बेटा? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। बेटा अभी क्लियर कर देता हूं आपको, आओ मेरे साथ साथ। ये देखो, जीएसटीआर 5 की बात कर रहे हैं। किसको भरनी है बेटा जीएसटीआर 5? एनआरटीपी को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेटा एक बात आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि बेटा एनआरटीपी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना बेटा, एनआरटीपी का, किसका बेटा? एनआरटीपी का जो क्या होता है रजिस्ट्रेशन, वो बेटा टेम्पररी बेसिस पे होता है। एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे होता है बेटे? टेम्पररी बेसिस पे, फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय अ पीरियड ऑफ 90 days। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। बच्चे एक एनआरटीपी था, कौन होता है एनआरटीपी? जिसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के बाहर होता है, वो इंडिया में आके कोई सप्लाई करता है और इंडिया में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो अब बेटा ये जो एनआरटीपी है ना, ये बेटा इंडिया में आके कुछ सप्लाई करना चाहता है, इंडिया में इसका कोई ठिकाना नहीं है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसने रजिस्ट्रेशन लिया टेम्पररी बेसिस पे 1 अप्रैल 19 को। ठीक है, और बेटा उसका ये रजिस्ट्रेशन उसने ना 60 days का लिया है। ठीक है, 60 days का, या मैं चलो थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, 75 days का। यानी 1 अप्रैल 19 से 75 days अगर मैं करूँ तो ये आता है बेटा अप्रैल के 30, मई के 31 माइनस 75, 14 जून। यानी उसने ये रजिस्ट्रेशन 14th जून 19 तक का लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 75 days। उसने ये रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 75 days। ठीक है, तो अब सुनना जो मैं कहूंगा बेटे। बेटा अब ये जो एनआरटीपी है ना, ये जो एनआरटीपी है, इसको कौन सी रिटर्न भरनी है बेटा? जीएसटीआर 5। और गवर्नमेंट कहती है जीएसटीआर 5 उसको मंथली बेसिस पे फर्निश करनी पड़ेगी। ये मंथली रिटर्न है बेटा, यानी हर महीने जाएगी। ठीक है, कब तक? अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा। अप्रैल की रिटर्न कब तक जाएगी? अप्रैल की बात करते हैं पहले।
मंथली रिटर्न है ना, हर महीने जानी है बेटा। तो अप्रैल की रिटर्न कब जाएगी, ये पढ़ो बेटा मेरे साथ साथ। बेटा लैंग्वेज बस समझनी है। 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, चलो तो अप्रैल की रिटर्न जाएगी अगले महीने की 20 तारीख तक, यानी 20 मई। और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा एक बात बताओगे, रजिस्ट्रेशन खत्म कब हो रहा है उसका, 14 जून को खत्म हो रहा है। तो 14 जून से 7 दिन, 21 जून, तो 20 मई और 21 जून, विच एवर इज अर्लियर। तो अप्रैल की रिटर्न उसकी जाएगी 20 मई तक, ये अप्रैल की होगी बेटा, समझ आया। अच्छा, मई की जाएगी बेटा, मई की जाएगी अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब 20 जून। और विद इन 7 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन 14 जून को एक्सपायर हो रहा है, उससे 7 दिन, 21 जून, विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा मई वाली रिटर्न जाएगी 20 जून तक, समझ आ रहा है, विच एवर इज अर्लियर बेटे चल रहे हैं। ठीक है, अब एक और मंथ है ना अभी, जून के 14 दिनों की रिटर्न भी तो जाएगी भाई, जून के भी तो 14 दिन है, उसकी रिटर्न भी तो जाएगी। कब तक, अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब 20 जुलाई। और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 21 जून। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से कौन सा अर्लियर है बेटा, 21 जून अर्लियर आ रहा है अब। तो जून की रिटर्न आपको बेटे 21 जून तक फर्निश करनी पड़ेगी। ये आपकी बेटा मंथली रिटर्न हो गई, GSTR 5। इतनी सी बात थी बेटा बस। तो अगले महीने की 20 तारीख और 7 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। लो बेटा कॉपी करो। बेटा समझ आया सबको, चलें आगे। ये आपकी GSTR 5 हो गई। चलो अब आते हैं GSTR 9। बेटा वैसे मैं आपको GSTR 9 की कुछ बातें बता चुका हूं, जैसे GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है बेटा, एनुअल बेसिस पे जाएगी। कौन भरेगा बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एन NRTP। तो याद रखना, CTP को और NRTP को एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कब तक जाएगी बेटा, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर हम 18-19 की बात करें तो अगले साल की 31 दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर 19 तक एनुअल रिटर्न जानी है, किसकी, 18-19 की। फिर आती है GSTR 10, एक फाइनल रिटर्न है। याद करो बेटा, फर्स्ट रिटर्न थी बच्चे, सिंपल बातें बेटा, हमने कल किया था फर्स्ट रिटर्न, और अब आती है फाइनल रिटर्न। बेटा फर्स्ट रिटर्न कौन सी थी, असेसी की पहली रिटर्न, जब उसने बेटा GST में क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन। और फाइनल रिटर्न है बेटा उसकी आखिरी रिटर्न। आखिरी रिटर्न बेटा कब होगी, जब उसका GST का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है बेटा, कैंसल। अब चाहे वो उसने खुद करवाया हो या प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी मर्जी से किया हो, सुओ मोटो। बात समझ आई। तो फर्स्ट रिटर्न तो है असेसी की पहली रिटर्न, जब उसने अपना पहला रजिस्ट्रेशन करवाया है। फाइनल रिटर्न है उसकी आखिरी रिटर्न, और आखिरी रिटर्न कब होगी, जब उसके रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया है, कैंसिल। अब या उसने खुद करवाया है या प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी मर्जी से किया है, सुओ मोटो, ठीक है। तो बेटा फाइनल रिटर्न किसको भरनी है, हर टैक्सेबल पर्सन। क्या मतलब था बेटा टैक्सेबल पर्सन का, बता चुका हूं आपको, जिसका GST में क्या हो रखा है बेटा, रजिस्ट्रेशन।
उसे टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड। बेटा कैंसल्ड मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने सुआ मोटो किया है कैंसिल, और सरेंडर मतलब आपने अपनी मर्जी से सरेंडर किया है, वॉलंटरी। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसके रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर दिया गया है या जिसने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है, वो क्या भरेगा बेटा? अपनी फाइनल रिटर्न भरेगा, आखिरी रिटर्न। कब तक? विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो कैंसलेशन के 3 महीने के अंदर अंदर उसको ये फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी बेटा। तो ये बच्चे आपकी टाइप्स ऑफ रिटर्न्स थी अंडर जीएसटी। ठीक है, चले आगे। चलो बेटा, अगला टॉपिक आता है लेट फीस। बेटा एमसीक्यू में आ सकता है ये, लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। सुनो ध्यान से देखना बेटा, जीएसटीआर 1 के लिए, 3B के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और जीएसटीआर 10 के लिए एक ही लेट फीस है बेटा, ₹100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जैसे बेटा आपको जीएसटीआर 3B अगले महीने की 20 तारीख तक भरनी होती है, मतलब अप्रैल की 20 मई तक जाएगी, आपने भरी बेटा 30 मई को, तो कितने डेज का डिले करा आपने? 10 डेज का डिले कराया आपने। रोज का 100 रुपए की लेट फीस है, तो 10 दिनों की बेटा 1000 रुपए और ₹5000 विच एवर इज लोअर। यानी एक बात क्लियर करना बेटा, 5000 रुपए से ज्यादा की लेट फीस आपके ऊपर लेवी नहीं होगी। दिस इज द मैक्सिमम लेट फीस दैट कैन बी लेविड फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 5000 से ऊपर नहीं लगेगी बेटा आपके पास, आपके ऊपर। ठीक है, और 5000 विच एवर इज लोअर। और बेटा अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 9 की, पढ़ना बेटा क्या कह रहा है जीएसटीआर 9। तो जीएसटीआर 9 में अगर डिले करा बेटा, जीएसटीआर 9 कब तक जानी होती है? अगले साल की 31 दिसंबर तक, मतलब 18-19 की जाएगी 31 दिसंबर 19 तक। तो उन्होंने कहा ₹100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 0.25% ऑफ टर्नओवर। तो बेटा सिंपल है, अगर आपने रिटर्न सपोज 10 जनवरी 20 को फर्निश करी, तो कितने डेज का डिले करा? 10 दिनों का, रोज का 100 रुपए, तो 10 दिनों का बेटा 1000 रुपए। ठीक है, तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, तो बेटा 10 दिन की 1000 रुपए हो गई आपकी लेट फीस, और 0.25% ऑफ द टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सपोज बेटा मैं उत्तराखंड का डीलर हूं और उत्तराखंड में मेरा टर्नओवर से बेटा है 5 लाख एग्जाम्पल, तो 5 लाख पे बेटा 0.25%, 1250, तो 1000 रुपए और 1250 बेटा, ये विच एवर इज ना लोअर है, लिख लेना बेटा विच एवर इज लोअर। तो कौन सी होगी बेटा? 1000 रुपए की लेट फीस आपके ऊपर क्या हो जाएगी? लेवी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। तो जीएसटीआर 1, 3B, 4, 5 और 10 इनकी तो बेटा लेट फीस है 100 पर डे और 5000 विच एवर इज लेस, और जीएसटीआर 9 की है 100 पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस। एक बात आपको बता दूं बेटा, ये जो लेट फीस मैंने बताई है ना बेटा, ये सीजीएसटी की है लेट फीस बेटा, और इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट लेट फीस बेटे एसजीएसटी के भी अंडर लगेगी बेटा। डुअल जीएसटी है इंडिया में, साइमल्टेनियसली सेंट्रल को पैसा जाता है, साइमल्टेनियसली स्टेट को जाता है। तो क्या कह रहा है वो देखो, it may be noted that late fees payable by a registered person for delay in filing of return is only with reference to
CGST एक्ट बेटा, ये CGST एक्ट की लेट फीस है। इक्विवेलेंट इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस शैल बी पेबल अंडर SGST/UTGST। मतलब अगर 1000 रुपए CGST का जा रहा है लेट फीस, तो 1000 रुपए SGST की, टोटल 2000 रुपए की लेट फीस लगेगी आपके ऊपर। तो ये जो 1000 है बेटा, ये CGST की है, प्लस 1000 लगेगी SGST की, टोटल 2000 रुपए। ठीक है बेटे, तो ये बेटा आपकी लेट फीस है। और बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का आता है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स, यानी बेटा GSTP, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स। बेटा अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बेटा आपके इनकम टैक्स में भी था। आपको मैंने रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बेटा हमारे पास एक सेक्शन था जो बात करता था TRPs की, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। ऐसा ही कुछ कुछ केस GSTP का भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स। बेटा कौन कौन GSTP बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए बेटा, तीसरा ही मस्ट नॉट बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड ना हो, और चौथी बात बेटा नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, कोर्ट ने उसको किसी ऑफेंस के जुर्म में बेटा कॉन्विक्ट ना किया हो। तो 4 शर्तें हैं फिलहाल, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, एंड बेटा कुछ ना क्वालिफिकेशंस का होना भी जरूरी है। जैसे या तो आप रिटायर्ड ऑफिसर हो ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और CBIC मतलब बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। लिखना चाहो लिख लेना बेटा, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो बेटा या तो आप रिटायर्ड ऑफिसर हो ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट CBIC हु ड्यूरिंग द सर्विस अंडर गवर्नमेंट हैड वर्कड इन अ पोस्ट नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ ग्रुप B गैजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर। यानी बेटा आप एक रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के, अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो CBIC का हो, जहां पर आपने बेटा एटलीस्ट 2 सालों के लिए काम किया है एट द पोस्ट ऑफ एटलीस्ट ग्रुप B गैजेटेड ऑफिसर। मतलब बेटा आपका ना रैंक ग्रुप B गैजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए। कितने सालों के लिए? एटलीस्ट 2 सालों के लिए बेटा, तभी आप एलिजिबल हो टू बिकम अ GSTP। ठीक है, और एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर, और ये देखो आ गया बेटा इसका नाम TRP। तो या तो बेटा आप कोई सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो या आप TRP हो अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years। बेटा इनफैक्ट ना ये थोड़ा सा ना ये उल्टा हो गया बेटा, TRP तो एज पर इनकम टैक्स लॉ है, TRP तो एज पर इनकम टैक्स लॉ है बेटा। ये जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर है ना, ये है बेटा एज पर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। अब तो बेटा GST आ गया ना, पहले जब VAT और CST था तब सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर का कंसेप्ट होता था। ठीक है बेटा, तो या तो आप
सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, मतलब वैट में या सीएसटी में, ठीक है, या फिर आप टीआरपी हो एज पर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years, मतलब आपको टीआरपी बने हुए या सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर बने हुए एटलीस्ट 5 साल हो गए हों, और हैज एक्वायर्ड एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड बिलो, या फिर बेटा आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन हो, कौन कौन सी, या तो आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, किसमें बेटा, कॉमर्स में, लॉ में, बैंकिंग में, ऑडिटिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और बिजनेस मैनेजमेंट में, इनमें आपके पास या तो ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है बेटा, आपके पास बीकॉम हो, ग्रेजुएट डिग्री हो गई, एमकॉम हो, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी, लॉ में एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो तो वो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होगी, बैंकिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए हो बेटा आपके पास, या आपके पास एमबीए हो की डिग्री हो। तो अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन फील्ड्स में, कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर बेटा यू हैव पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ICAI, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर आपने ICAI, ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फाइनल एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया हो। तो बेटा एक बात पता है, थोड़ी सी मुझे क्या समझ आती है बेटा, टीआरपी बनने के लिए ना, टीआरपी बनने के लिए बेटा इतनी सारी क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए थी बेटा टीआरपी बनने के लिए, लेकिन बेटे जीएसटीपी बनने के लिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशंस चाहिए बेटा, आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशंस चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू बिकम अ जीएसटीपी, क्योंकि बेटा जीएसटी का जो काम है ना, प्रैक्टिकल काम, वो टफ है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स का काम जो एक टीआरपी करता है। तो क्योंकि जीएसटीपी का काम टफ है बेटा, तो क्वालिफिकेशन सिनेरियो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा रखा गया है इन केस ऑफ जीएसटीपी। या फिर आपने कोई डिग्री ले रखी हो ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी recognized by an Indian university as equivalent to degree examination mentioned in point 1। या बेटा ऐसा हो सकता है ना कि आपने कोई डिग्री ले रखी हो फॉरेन यूनिवर्सिटी की, से कॉमर्स में, विच इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू अ डिग्री ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इन कॉमर्स। मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने डिग्री ली है कॉमर्स में, और उसे किसके बराबर माना जा रहा है, उसे एक इंडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर माना जा रहा है इन कॉमर्स। तो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हो कॉमर्स में, लॉ में, ऑडिटिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर माना जा रहा है, कॉमर्स की, लॉ की, ऑडिटिंग की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, बिजनेस मैनेजमेंट की, ठीक है। अच्छा, जीएसटीपी काम क्या क्या कर सकता है बेटा, याद करो। टीआरपी जो था बेटा, वो कुछ काम नहीं कर सकता था, जैसे याद करो, वो बेटा टैक्स ऑडिट्स नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 44AB, ऑडिट्स नहीं कर सकता है वो 44AB में, कंपनी ऑडिट्स नहीं कर सकता है वो, ठीक है। ऐसे ही बेटा जीएसटीपी क्या क्या काम कर सकता है, ये देखो, फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जीएसटीआर 1 भर सकता है, एंड डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। बेटा ये पॉइंट ना फिलहाल के लिए बेटा इररेलेवेंट है, क्यों, मैं आपको बताता हूं। बेटा जब जीएसटी आया था ना 1 जुलाई 17 को, तो आपको मंथली, अभी तो मंथली बेटा आपको 2 रिटर्न भरनी है, जीएसटीआर 1 और आपको भरनी है जीएसटीआर 3B।
1 तो है रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और 3B है आपकी मंथली रिटर्न। ये 2 भरनी है बेटा। जब जीएसटी नया नया आया था आपको एक रिटर्न और भरनी पड़ती थी मंथली, मतलब 3 रिटर्न मंथली। कौन सी? GSTR 2, जिसमें बेटा डिटेल्स जाती थी इनवर्ड सप्लाईज की। तो 1 में डिटेल्स जाती थी आउटवर्ड सप्लाईज की, 2 में डिटेल जाती है इनवर्ड सप्लाई की, और 3B तो आपकी मंथली रिटर्न थी। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो GSTR 2 है ना, ये बेटा स्क्रैप हो रखी है, मतलब फिलहाल के लिए ये नहीं भरी जा रही है बेटा। इसलिए इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स वाला जो पॉइंट है वो इररेलेवेंट है जब तक GSTR 2 लागू नहीं होती। फिलहाल के लिए देयर इज नो GSTR 2 बीइंग फाइल्ड। ठीक है, अच्छा और क्या क्या कर सकते हो आप? फर्निश कर सकते हो मंथली रिटर्न, मतलब बताओ GSTR 3B भर सकते हो। एनुअल रिटर्न भर सकते हो बेटा GSTR 9। फाइनल रिटर्न भर सकते हो बेटा GSTR 10 भर सकते हो आप। मंथली रिटर्न में वो भी आ जाती है आपकी बेटा GSTR 5। NRTP की रिटर्न वो भी तो मंथली रिटर्न है। अच्छा, एनुअल रिटर्न में बेटा GSTR 4 भी आ जाती है। GSTR 4 भी तो एनुअल रिटर्न है, बस कॉम्पोजिशन पर्सन की तो है। फिर मेक डिपॉजिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आप रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करवा सकते हो बेटा। कैसे करवा सकते थे याद करो, ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन में आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू, NEFT RTGS के थ्रू, नो लिमिट। ऑफलाइन अगर कराओगे ओवर द काउंटर तो 10,000 रुपए की लिमिट है पर पर्सन, पर चलान, पर टैक्स पीरियड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश में। अच्छा, फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, बेटा ई-वे बिल आप जनरेट कर सकते हो रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे। कंसाइनर या कंसाइनी हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर फर्निश डिटेल्स ऑफ चलान इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, बेटा पढ़ा हुआ है। सी पिन जनरेट होता था, सिन जनरेट होता था, 14 डिजिट का यूनिक नंबर होता था। फिर फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट और कैंसलेशन, तो आप रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे, किसी टैक्स पेयर के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अमेंडमेंट चेंजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद करो, कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड अगर है तो आपको परमिशन चाहिए प्रॉपर ऑफिसर की, नॉन कोर फील्ड के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। कैंसलेशन 2 होते हैं, वॉलेंट्री और बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन। यहाँ पर हम वॉलेंट्री की बात कर रहे हैं, तभी तो अप्लाई करोगे, नहीं तो प्रॉपर ऑफिसर अपनी मर्जी से कर देगा। फिर फाइल एंड इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम और विड्रॉ फ्रॉम द सेट स्कीम, मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में उसे रजिस्टर करवा सकते हो या कॉम्पोजिशन स्कीम से उसे एग्जिट करवा सकते हो टू रेगुलर स्कीम। ठीक है बेटा, इसके अलावा यू कैन फाइल अ क्लेम फॉर रिफंड, आप रिफंड के लिए क्लेम फाइल कर सकते हो। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे छोटी छोटी बातें हैं। और देखो बेटा कुछ अदर पॉइंट्स। अ रजिस्टर्ड पर्सन गिव्स हिज कंसेंट एंड ऑथराइजेज अ GSTP इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। बेटा GSTP, जो पर्सन अपने आप को एनरोल करवा रहा है ना एज अ GSTP, बेटा वो रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे सारी फाइलिंग GSTR 1 की, 3B की, 4 की, 5 की, 9 की, 10 की, ई-वे बिल का जनरेशन, चलान का जनरेशन, इन सब चीजों को वो रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे तभी कर सकता है जब रजिस्टर्ड पर्सन उसको क्या देगा बेटा, कंसेंट, और उसको ऑथराइज करेगा कि हां तू मेरे बिहाफ पे मेरे रिटर्न्स की फाइलिंग कर सकता है इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम, दैट इज GST PCT 05। PCT मतलब बेटा प्रैक्टिशनर। ठीक है,
by listing the authorized activities in which he intends to authorize the GSTP must accept the authorization in part B of such form. तो बेटा जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, वो बेटा एक्टिविटीज मेंशन करेगा कि तू मेरे बिहाफ पे इन एक्टिविटीज में एंटर कर सकता है। मतलब तू मेरे बिहाफ पे GSTR 1 भर सकता है, 3B भर सकता है, 4, 5, 9, 10 ये तू भर सकता है। मेरे बिहाफ पे तू ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, मेरे बिहाफ पे तू चालान जनरेट कर सकता है, मेरे बिहाफ पे तू रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है, मेरे रजिस्ट्रेशन को अमेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, मेरे बिहाफ पे मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तू कैश जमा करवा सकता है। इन एक्टिविटीज को आपको मेंशन करना पड़ेगा उस फॉर्म में, GST PCT 05 में। और बेटा उसके बाद जो GSTP है ना, वो एक्सेप्ट करेगा आपके ऑथराइजेशन को इन पार्ट बी ऑफ सच फॉर्म। उसके बाद बेटा आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। फिर GSTP कैन अंडरटेक ओनली सच टास्क्स एज इंडिकेटेड। वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो रजिस्टर्ड पर्सन में जिन कामों की रजिस्टर्ड पर्सन ने उसको अथॉरिटी दी है, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड पर्सन में एट एनी टाइम विड्रॉ सच ऑथराइजेशन। बेटा रजिस्टर्ड पर्सन जब मर्जी चाहे उससे वो अथॉरिटी वापस ले सकता है बेटा। फिर any statement furnished by GSTP is available for registered person on the common portal। बेटा मैं एक बात आपको बताता हूँ, पहले पढ़ो। For every statement furnished by GSTP a confirmation is sought from the registered person over email और SMS। बेटा पता है क्या, अगर कोई GSTP रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई फाइलिंग कर रहा है या कोई और काम कर रहा है बेटा, तो एक कंफर्मेशन मांगा जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन से ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू। जब तक बेटा रजिस्टर्ड पर्सन अपना कंफर्मेशन नहीं देगा ना, तब तक वो फाइलिंग नहीं हो पाएगी। तो याद रखना, अगर कोई GSTP रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई एक्टिविटी अंडरटेक कर रहा है तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन से पहले कॉन्फर्मेशन मांगेगी ईमेल या SMS के थ्रू। उसी के बाद रिटर्न्स की फाइलिंग हो पाएगी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है GSTP शुड प्रिपेयर ऑल स्टेटमेंट्स विद ड्यू डिलिजेंस। मतलब बहुत केयर एक्सरसाइज करनी है बेटा, काम करते समय बहुत ध्यान से काम करना है। एंड अफिक्स हिज डिजिटल सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय हिम। और बेटा जो स्टेटमेंट GSTP फर्निश कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वो अपना DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर वो बेटा फर्निश करेगा उस स्टेटमेंट पे। ठीक है। और इन केस बेटा डिजिटल सिग्नेचर नहीं है ना, तो बेटा फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई हो जाएगा बेटा। कैसे बेटा, मोबाइल नंबर या ईमेल पे एक OTP आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही वो वन टाइम पासवर्ड डालेगा, वो जो रिटर्न्स उसने फर्निश करी है, स्टेटमेंट्स फर्निश करी है, वो इलेक्ट्रॉनिकली बेटा वेरीफाई हो जाएंगी। तो अगर तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है बेटा, तो वो आप अफिक्स कर दो। नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ईमेल आपने दे ही रखा होगा, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आप डालोगे तो बेटा कंफर्मेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। इफ GSTP is found guilty of misconduct, his enrollment is liable to get cancelled and a show cause notice would be issued to him in form number GST PCT 03। तो बेटा अगर मिसकंडक्ट के लिए आपको गिल्टी माना गया तो आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो सकता है, और आपका एनरोलमेंट कैंसिल क्यों ना करा जाए, शो कॉज नोटिस आपको दिया जाएगा फॉर्म GST PCT 03 में।
अच्छा बेटा, प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटीपी क्या है? बहुत सिंपल है बेटा। An application in prescribed form must be submitted through the common portal for enrollment as a GSTP in form GST PCT 01। तो आपको बेटा एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर एनरोलमेंट एज GSTP फॉर्म GST PCT 01 में। फिर एप्लीकेशन को देखा जाएगा, ठीक है, एंड GSTP सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फॉर्म GST PCT 02 में। तो मुझे बताओ, पहले एप्लीकेशन फर्निश होगी GST PCT 01 में, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको GST PCT 02 में, ठीक है। इन केस द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, प्रॉपर रीजन नीड टू बी गिवन इन फॉर्म नंबर GST PCT 04 में। अगर बेटा आपकी एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, रिजेक्ट, तो रीजंस आपको बताए जाएंगे GST PCT 04 में। द एनरोलमेंट वंस डन रिमेन्स वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड। तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन मिसकंडक्ट की वजह से कैंसिल नहीं होता तब तक बेटा चलता जाएगा। नो पर्सन एनरोल्ड एज GSTP इज एलिजिबल टू रिमेन एनरोल्ड unless he passes such examination conducted at such period by National Academy of Custom, Indirect Taxes and Narcotics। बेटा एक एग्जामिनेशन भी पास करना पड़ेगा आपको GSTP बनने से पहले। फिर a GSTP can be enrolled for a period of 30 months from the appointed day unless he passes the examination within the set period of 30 months। बेटा पता है अब क्या है, आपने GSTP के लिए बेटा एनरोल तो करवा दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दी, सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया, लेकिन बेटा GSTP बनने के बाद बेटा एग्जामिनेशन क्लियर करना जरूरी है। अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करते हैं बेटा 30 महीनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, आपका GSTP सर्टिफिकेट बेटा कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब आपके GSTP का एनरोलमेंट वैलिड रहेगा 30 मंथ्स तक। इन 30 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, नहीं तो आपके एनरोलमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। लो बेटा, ये आपके सारा GSTP का डिस्कशन था बेटा। हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो गया बेटा। समझ आया? पक्का क्लियर है? चलो बेटा, आपका बच्चे एक लास्ट चैप्टर अब GST का रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो बेटा हम कल से शुरू करेंगे। टिल देन थैंक